नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मुंशी प्रेमचंद। आज के व्याख्यान में हम मुंशी प्रेमचंद के विषय में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि जो सामग्री आपको मेरे चैनल पर मिल रही है और जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वही सामग्री आपको अन्य चैनलों पर पेड मिलती है। जो ऐप हैं वो बनाए हुए हैं और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यदि आपको ये सुविधा फ्री में मिल रही है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और भरपूर आनंद से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो मुंशी प्रेमचंद के विषय में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े उपन्यासकार और कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट तक की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या मुंशी प्रेमचंद से पहले उपन्यास नहीं लिखे जाते थे? क्या इनसे पहले कहानियाँ नहीं लिखी जाती थी? लिखी जाती थी। मुंशी प्रेमचंद से पहले बहुत से उपन्यासकार भी हुए, कहानीकार भी हुए, परंतु इन्होंने उपन्यास लेखन को और कहानी लेखन को एक नवीन दिशा प्रदान की, क्योंकि इनसे पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वो चमत्कार प्रधान उपन्यास थे। मतलब कि उनका उद्देश्य केवल चमत्कारिक पूर्ण घटनाओं की सृष्टि करके पाठक का मनोरंजन करना था। चाहे उनमें देविका प्रसाद खत्री थे, चाहे गोपाल राय गहमरी थे, चाहे हरिकृष्ण जौहर थे, तो वो क्या करते थे? वो तिलिस्मी उपन्यास लिखते थे, अयारी उपन्यास लिखते थे। तिलिस्मी उपन्यास किसे कहा जाता है? जैसे आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, पुराने नाटक देखे होंगे कि उनके अंदर क्या होता है कि कोई उनका कोई राजा है या कोई उनका जो है वो बुज़ुर्ग है, पूर्वज है, किसी महल के नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा करके चला गया है और उस खजाने का भेद प्राप्त करने के लिए या फिर उस खजाने को निकालने के लिए फिर कोई महापुरुष जन्म लेता है और उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो उस खजाने का पता लगा लेता है और उस खजाने का पता लगाने के लिए जो एआर होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। एआर का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की कलाओं को जानता हो और उस महापुरुष की सहायता करता हो। तो इस प्रकार के उपन्यास जो थे वो उस समय लिखे गए, चाहे वो चंद्रकांता है, चाहे वो चंद्रकांता संतति है। तो इस प्रकार के जो उपन्यास थे वो प्रेमचंद युग से पहले लिखे जाते थे। दूसरी धारा भी प्रचलित थी जिसमें उपदेश प्रधान उपन्यास लिखे जाते थे, चाहे उनमें लाला श्रीनिवास दास है, चाहे उनमें राधिका रमण प्रसाद हैं, चाहे फिर आप कह लीजिए श्रद्धाराम फिल्लोरी है, तो गौरी दत्त हैं, पंडित गौरी दत्त जिसे हम कहते हैं। तो उन लोगों ने भी उपन्यासों की रचना की, जैसे देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, इस प्रकार के उपन्यास लिखे गए। परंतु उन उपन्यासों की क्या विशेषता थी कि वे उपन्यास जो थे वो आर्य समाज जैसे जो समाज सुधार से प्रभावित जो संस्थाएं थी उनसे प्रभावित वो उपन्यास थे और उनके अंदर उपदेश सृष्टि अधिक की गई थी, उसके अंदर यथार्थ का कोई काम नहीं था। यानी कि उन्होंने भी उपन्यास को जन जीवन से जोड़ने का काम नहीं किया। तो मुंशी प्रेमचंद का आगमन हुआ और मुंशी प्रेमचंद 1918 में, वैसे तो मुंशी प्रेमचंद ने 1903 में ही लिखना शुरू कर दिया था, परंतु 1918 ईस्वी में इनका एक उपन्यास आया जिसका नाम था सेवा सदन, और उन्होंने उस सेवा सदन उपन्यास ने हिंदी जो उपन्यास लेखन था उसके अंदर एक क्रांति उत्पन्न कर दी, एक नवीन जागृति उत्पन्न कर दी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने ये अपने उपन्यासों के माध्यम से जन जीवन को जोड़ा।
हर चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग था, चाहे वो ग्रामीण है, चाहे वो शहरी है, चाहे वो दलित है, चाहे वो नारी है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, हर वर्ग को उन्होंने अपने उपन्यासों के साथ जोड़ने की कोशिश की। यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को जन जीवन से जोड़ा और मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़कर पाठक को ये लगता था कि ये तो मेरे जीवन से संबंधित है, ऐसा तो मेरे जीवन में हो रहा है। तो इस प्रकार के उपन्यास लेखन की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद ने की। तो और फिर ये जो दूसरे उपन्यासकार थे, चाहे यशपाल थे, चाहे जैनेंद्र थे, और अपने समय के उनके जितने भी उपन्यासकार थे, तो उन उपन्यासकारों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं और उसी प्रकार के उपन्यास लेखन की एक परंपरा सी चल पड़ती है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो समय है, वैसे जन्म की और उनके जीवन की बात बाद में करेंगे हम, पहले हम प्रेमचंद युग की बात करते हैं। हिंदी साहित्य में 1918 से 1936 तक का जो समय है वो प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। पद्य के क्षेत्र में जो समय छायावाद युग के नाम से जाना जाता है, वही समय गद्य के क्षेत्र में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मुंशी प्रेमचंद का जो सेवा सदन था वो मील का पत्थर साबित हुआ और उस सेवा सदन के प्रकाशन ने ही जो गद्य कृति लिखने का जो पहले का जो स्वरूप चला आ रहा था उसका मुख ही मोड़ दिया। एक नई दिशा उन्होंने प्रवाहित की, जिसके कारण सेवा सदन के प्रकाशन के समय से लेकर उनकी मृत्यु प्रांत तक का जो समय है वो प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। और यह जो है निर्विवादित है, लगभग प्रत्येक विद्वान ने इसको सहमति प्रदान की है। तो चलिए मुंशी प्रेमचंद के जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, प्रत्येक जानकारी हम हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ। तो बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है या कालक्रम में भी आ जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। कहाँ हुआ? वाराणसी, जो कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में, जिसे काशी भी कहा जाता है। वाराणसी के लम्ही नामक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ? 31 जुलाई 1880 को। कहाँ हुआ? वाराणसी में। और कौन से गांव में हुआ? लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ। अब हम बात करते हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था अजायब राय। राय था, जो कौन थे? जो डाक विभाग में मुंशी थे। डाक विभाग में मुंशी थे। मुंशी प्रेमचंद अपने पिता के विषय में बताते हैं कि इनके पिताजी जो थे वो बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे और मतलब एक बच्चे को जो पिता का प्यार मिलना चाहिए वो मुंशी प्रेमचंद को अपने पिता से कभी प्राप्त नहीं हुआ। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि मेरे पिताजी से मुझे पैसे तो बहुत मिले परंतु प्यार नहीं मिला। और वो पैसे मिलने के पीछे कारण बताते हैं कि वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए शायद पैसे दे करके मुझे चलता कर देते थे, परंतु एक पिता से जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए था वो मुंशी प्रेमचंद को कभी नहीं मिला। तो पिताजी क्या थे? गुस्सैल स्वभाव के थे। माता का क्या नाम था? माता का नाम था आनंदी देवी, जो कि मुंशी प्रेमचंद से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो थे वो इनके इकलौते पुत्र थे और 3 बेटियों के पश्चात ये पैदा हुए थे। और इनकी 2 बेटियों का पहले ही देहांत हो चुका था, तीसरी बेटी जिसका नाम सुग्गी था। और हमारे समाज में एक बात और प्रचलित है, एक मान्यता है कि 3 बेटियों के पश्चात जो बेटा होता है उसे तेत्र कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो तेत्र बच्चा होता है वो अपने माता पिता पर भारी होता है।
और मुंशी प्रेमचंद के साथ ऐसा ही हुआ। जब मुंशी प्रेमचंद केवल 8 ही वर्ष के थे तो इनकी माता आनंदी देवी, जो उनसे बहुत प्रेम करती थी, उसका देहांत हो जाता है। आनंदी देवी जो थी वो संग्रहणी नामक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण 8 वर्ष की आयु में ही उस छोटे से बच्चे को छोड़कर वो उस दुनिया से विदा हो जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद अपनी माँ के विषय में बताते हैं कि माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और मुंशी प्रेमचंद बहुत शरारती थे, जिसके कारण आए दिन इनके घर में उलाहने आते रहते थे, परंतु फिर भी माँ उनको डांटती नहीं थी बल्कि प्यार से समझाती थी। और मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि जब मैं जब तक वो इस दुनिया से विदा हुई तब तक वो उन्हें कान के पीछे काला टीका लगाती थी ताकि उनके बेटे को नज़र न लग जाए, झाड़ फूंक इत्यादि करवाती रहती थी। तो कहने का क्या अर्थ है कि आनंदी देवी मुंशी प्रेमचंद से बहुत प्रेम करती थी, परंतु ये प्रेम जो है उस बच्चे को बहुत कम समय ही प्राप्त हो पाया। और आनंदी देवी के देहांत के पश्चात यह प्रेम उन्हें इनकी दादी से प्राप्त हुआ, क्योंकि इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया और विमाता जो इनकी थी वो मुंशी प्रेमचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और मुंशी प्रेमचंद जो है उपेक्षा का शिकार बने रहते थे, जिसके कारण मुंशी प्रेमचंद को अनेक क्या कहते हैं कि ये आवारा गर्दी के चक्कर में फंस गए और विभिन्न प्रकार की बुराइयों ने इनके अंदर जन्म ले लिया। जो एक बिना माँ के बच्चे में जो बुराइयाँ आ जाती हैं वो इनमें भी आ गई, जैसे सिगरेट पीना, चोरी करना इत्यादि बुराइयां जो है वो इनके अंदर आ गई थी। आवारागर्दी करते हुए भी ये घूमने लगे थे, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समझ इनमें आती गई और इन बुराइयों को वो अपने अंदर से दूर करते गए। ठीक है, तो माता कौन थी? आनंदी देवी, जो केवल 8 वर्ष की मतलब कह सकते हैं कि जब मुंशी प्रेमचंद केवल 8 वर्ष के थे तो वे इस दुनिया से विदा हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के विवाह की, अगर चलिए शिक्षा दीक्षा की बात कर लेते हैं पहले। शिक्षा, तो मुंशी प्रेमचंद जब केवल 5 वर्ष के ही थे तो इन्हें फारसी पढ़ने के लिए एक मदरसे में भेजा गया। लम्ही से 1-1.25 मील दूर लालपुर नामक गांव में एक मदरसा था जहां इन्हें फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया और ये अपने जो चचेरे भाई थे बलभद्र, उनके साथ ये लालपुर गांव में जाया करते थे और एक मौलवी से इन्होंने फारसी सीखी। फिर ये हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए इन्हें वाराणसी भेज दिया गया और 1898 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कब पास की? 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। और 1898 मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले ही 1896 ईस्वी में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और परिवार का सारा जो बोझ है वो मुंशी प्रेमचंद के कंधों पर आन पड़ता है, क्योंकि जब ये 1895 में, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 1895 में मुंशी प्रेमचंद जब केवल 15 वर्ष के थे तो इनका विवाह कर दिया जाता है और जो इनके सौतेले नाना जी थे उन्होंने मुंशी प्रेमचंद का रिश्ता तय किया और मुंशी प्रेमचंद के गले एक ऐसी महिला को बांध दिया गया जो मुंशी प्रेमचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यानी कि वो महिला जो थी वो बदसूरत तो थी ही, परंतु स्वभाव की भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, जिसकी ना तो मुंशी प्रेमचंद से बनती थी और ना ही मुंशी प्रेमचंद की जो विमाता थी उससे ही बनती थी। तो 1895 ईस्वी में इनका विवाह हो गया और 1896 ईस्वी में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्हें नौकरी की ज़रूरत थी, तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात ही एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। 18 रुपये मासिक तनख्वाह पर ये काम करने लगे थे।
ये आगे पढ़ना चाहते थे, परंतु इनके पास आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, और जो मैट्रिकुलेशन था वो इन्होंने द्वितीय श्रेणी में पास किया था, तो फीस भी माफ़ नहीं हो सकती थी। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो थी वो गणित थी। गणित विषय जो है वो उनको कभी समझ में नहीं आया। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि गणित जो विषय था वो मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ने के समान था, जिस पर मैं कभी चढ़ नहीं पाया। और जब 1910 ईस्वी में गणित जब ऐच्छिक विषय हो गया, यानी कि आपकी मर्जी है, लेना हो पढ़ना हो तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। तो 1910 ईस्वी में जब गणित ऐच्छिक विषय हो गया तो इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इंटरमीडिएट, जिसे आजकल हम +2 या 12वीं की परीक्षा कहते हैं, उस समय हम जो थे इसे इंटरमीडिएट कहते थे। ठीक है, तो क्या कि इन्होंने 1910 ईस्वी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1910 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, और फिर 1919 ईस्वी में इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। 1919 में स्नातक की परीक्षा पास की, और फिर 1921 में ये शिक्षा विभाग में, मतलब ये साथ साथ नौकरी करते रहे और साथ साथ लेखन कार्य भी जारी रखा और साथ साथ नौकरी भी जारी रखी। तो 1921 में ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, तो 1921 में ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए, परंतु गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया तो उस असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में लग गए और फिर अपनी जीविका चलाने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं का ये संपादन भी करते हैं। तो यहाँ तक हमने बहुत विस्तार से कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 को। कहाँ हुआ? वाराणसी के लम्ही नामक गांव में। पिता कौन थे? अजायब राय थे, जो डाक विभाग में मुंशी थे। माता का नाम आनंदी देवी था। शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1898 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, 1910 में 12वीं की परीक्षा पास की, 1919 में स्नातक की परीक्षा पास की और 1921 में ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में कितने विवाह किए और इनका जो लेखन कार्य था वो कहाँ से शुरू हुआ, इनका मूल नाम क्या था, इन्होंने किस नाम से पहले लिखना शुरू किया, इन सब बातों पर विचार हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके मूल नाम की अगर बात करें तो इनका मूल नाम था, मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। और इनका जो दूसरा नाम था उसका वो था नवाब राय। अगर हम कहें प्यार का नाम या प्यार से जो घरवाली ने बुलाते थे वो क्या कह कर के बुलाते थे? नवाब कह कर के बुलाते थे। और फिर ये राय लगा कर के नवाब राय नाम से ये उर्दू में लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। प्रेमचंद नाम इनका कैसे पड़ा इस पर भी हम विचार करेंगे। अब हम इनके विवाह की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया
कि 1895 ईस्वी में जब ये केवल 15 वर्ष के ही थे तो इनके पिताजी के द्वारा इनका विवाह कर दिया जाता है, परंतु पहली पत्नी से मुंशी प्रेमचंद की बिल्कुल भी नहीं बनी और मुंशी प्रेमचंद का उनसे झगड़ा हो गया। मायके रूठ करके वो पत्नी चली जाती है और लौट करके नहीं आती है। तो मुंशी प्रेमचंद जो है वो 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में शिवरानी देवी, जो कि कौन थी, बाल विधवा थी। शिवरानी देवी जो क्या थी, बाल विधवा थी। तो ये 1906 में शिवरानी देवी से विवाह करते हैं। क्या करते हैं, 1906 में ये शिवरानी देवी से विवाह करते हैं। और शिवरानी देवी स्वयं जो है वो बहुत अच्छी लेखिका थी, पढ़ी लिखी महिला थी। तो जब मुंशी प्रेमचंद के जीवन में शिवरानी देवी का आगमन हुआ तो मुंशी प्रेमचंद का जीवन जो है वो पटरी पर लौट आया और वो बहुत मतलब कि सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के उन्होंने लेखन कार्य करना शुरू कर दिया। तो हम कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है, तो वो बात बिल्कुल सही है। शिवरानी देवी ने जब मुंशी प्रेमचंद के जीवन में कदम रखा तो मुंशी प्रेमचंद का जीवन ही बदल गया। ठीक है, तो 1906 में शिवरानी देवी से विवाह किया, जो क्या थी, बाल विधवा थी। शिवरानी देवी ने स्वयं इनके जीवन के विषय में लिखा है, उसकी हम बात आगे करेंगे। तो अब हम इनके नामों की अगर बात करें तो मूल नाम क्या था इनका, धनपत राय था। प्यार का नाम जो इनके चाचा ताऊ ने कहकर बुलाते थे वो नवाब था। और फिर इन्होंने जब उर्दू में लिखना शुरू किया तो इन्होंने नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया। और मित्र इन्हें क्या कहते थे, इनके मित्र जो थे इन्हें बम्बूक कह करके बुलाते थे। मित्रों के द्वारा प्यार से दिया गया जो नाम था वो क्या था, बम्बूक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेमचंद नाम की, क्योंकि हिंदी साहित्य में इन्हें प्रेमचंद नाम से ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो जब इनका मूल नाम धनपत राय था, चाचा ताऊ जो थे वो नवाब कह कर के बुलाते थे, तो ये प्रेमचंद नाम कहाँ से आया, ये सोचने का विषय है। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को दूर करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जमाना पत्रिका में इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। 1908 ईस्वी में इनकी एक कहानी संग्रह आया इनका, जिसका नाम था सोजे वतन, जिसका हिंदी अगर अर्थ करें तो उसका अर्थ होता है राष्ट्र का विलाप। तो सोजे वतन जो था वो राष्ट्रीय भावों का फड़कता हुआ जिसे दस्तावेज हम कह सकते हैं, यानी कि उसके अंदर इस प्रकार की कहानियाँ थी कि जिसे पढ़कर पाठक के मन में अपने राष्ट्र के प्रति भाव जागृत हो रहे थे, एक देश भक्ति की भावना उमड़ रही थी। और वह जो संग्रह था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसे पढ़ना चाहता था। और जब अंग्रेजी सरकार को पता लगा कि यह जो सोजे वतन है इससे देशवासियों की जो है वो देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है, जो अंग्रेज़ों के लिए खतरा बन सकती थी, तो अंग्रेज़ों ने जमाना पत्रिका के अंदर जितनी भी पत्रिकाएं या प्रतियां उसकी पड़ी थी उन सब को जब्त कर लिया और उन सब की सब प्रतियां उसकी जला दी। और मुंशी प्रेमचंद के लिखने पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। मुंशी प्रेमचंद नहीं कहेंगे, नवाब राय कहेंगे कि नवाब राय के लिखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि यदि आप आगे से लिखेंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। परंतु मुंशी प्रेमचंद जो थे वो डरने वाले कहाँ थे। तो उस समय जमाना पत्रिका के एक संपादक थे जो मुंशी प्रेमचंद के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, जिनका नाम था दयाराम निगम। दयाराम निगम। तो दयाराम निगम ने उन्हें सलाह दी कि नवाब राय
नाम से लिखने पर प्रतिबंध लगा है, तुम नाम बदल कर लिखना शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा चलिए तुम ऐसा करो, तुम प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दो। तो मुंशी प्रेमचंद ने फिर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया और प्रेमचंद नाम से ये हिंदी साहित्य में विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेमचंद नाम जो था वो किसने इनको दिया, तो किसने दिया? जमाना पत्रिका के संपादक दयाराम निगम ने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया था। अब बात करते हैं हम मुंशी की, कि चलिए प्रेमचंद नाम प्रेमचंद के आगे लगाते हैं, ये कहाँ से आया? तो मुंशी की अगर हम बात करें तो हंस पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था इन्होंने 1930 में। 1930 में हंस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और उसमें क्या है, एक कन्हैयालाल मुंशी थे, कन्हैयालाल मुंशी थे, और एक कौन थे? प्रेमचंद थे। और ये दोनों मिलकर के किसी लेख को लिखते थे, तो संपादकीय के नीचे जो था वो कन्हैयालाल मुंशी जो है वो अपना पूरा नाम लिखने की बजाय क्या लिख देते थे? मुंशी लिख देते थे, और प्रेमचंद तो अपना नाम लिखते ही थे। तो जो पाठक थे वो मुंशी और प्रेमचंद को अलग अलग व्यक्ति न मान करके एक व्यक्ति मानने लगे, और मुंशी और प्रेमचंद को उन्होंने इकट्ठा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुंशी के बिना प्रेमचंद अधूरा उन्हें लगने लगा। तो ये मुंशी जो है इस प्रकार से प्रेमचंद के नाम के साथ जुड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत आपको रुचिकर ये जो है वो किस्सा लगा होगा। तो आप इनको नोट कर लीजिए कि मूल नाम क्या था इनका? धनपत राय श्रीवास्तव था, प्यार का नाम नवाब था, मित्र इन्हें बम्बूक कह करके बुलाते थे, और मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम जो है वो दयाराम निगम ने दिया। मुंशी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कन्हैयालाल मुंशी और प्रेमचंद दोनों हंस पत्रिका में संपादक का काम किया करते थे। तो संपादक पेज के नीचे वो मुंशी और प्रेमचंद जब इकट्ठा लिखा जाता था तो लोगों ने इसे एक व्यक्ति के रूप में मानना शुरू कर दिया। पाठकों ने इसे एक ही व्यक्ति समझा और धीरे धीरे ये नाम प्रचलन में आ गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपनामों की हम बात कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में अनेक उपाधियां धारण की, अनेक उपनाम इन्हें इनके प्रिय पाठकों ने इन्हें दिए। हिंदी साहित्य से भी इन्हें अनेक नाम मिले, तो उन सब का जिक्र हम करते हैं। सबसे पहला जो नाम था उसकी बात करें हम, इन्हें कहा जाता है उपन्यास सम्राट, क्योंकि उपन्यासिक जगत में इन्होंने जो काम किया वो एक नवीन दिशा की ओर उपन्यासिक साहित्य को ले गया। तो उपन्यास सम्राट इन्हें नाम दिया, किसने दिया? शरत चंद्र चटर्जी ने। शरत चंद्र चटर्जी ये कौन थे? ये बांग्ला उपन्यासकार थे शरत चंद्र चटर्जी, जिन्होंने क्या कहा? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा प्रदान की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। किसने कहा? शरत चंद्र चटर्जी ने, जो कौन थे? बांग्ला के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जो आप देवदास मूवी देखते हो ना, तो वो देवदास जो है वो शरत चंद्र चटर्जी की ही लिखी हुई है। ठीक है, उपन्यास सम्राट। दूसरा जो इन्हें नाम मिला या उपनाम मिला वो क्या था? कथा सम्राट। ये किसने दिया? ये दिया इन्हें राजेंद्र यादव ने। ठीक है, राजेंद्र यादव ये नई कहानी आंदोलन के लेखक थे। राजेंद्र यादव ने इन्हें कथा सम्राट कहा। तीसरा जो इनका उपनाम मिलता है, इन्हें कहा जाता है हिंदी का चुशूल। हिंदी का चुशूल। हिंदी का चुशूल इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि चुशूल कौन थे? चुशूल जो थे वो चीन के एक लेखक थे
जो कि जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के बारे में, ग्रामीण लोगों की जो दिनचर्या है, उनकी मनोदशा है, उसका चित्रण करते हैं, उसी प्रकार चीन के लेखक जो चुशूल थे वो उसी प्रकार के का लेखन करते थे। इसी कारण से जो अज्ञेय थे, ये नाम किसने दिया इन्हें? अज्ञेय ने दिया। हिंदी का चुशूल किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। और ये किसने नाम दिया इनको? अज्ञेय ने ये नाम दिया। चौथा अगर हम देखें तो इन्हें कहा जाता है भारत का मैक्सिम गोर्की। भारत का मैक्सिम गोर्की भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये गोर्की भी मुंशी प्रेमचंद की ही भांति जो थे वो जन चेतना को लेकर के आए थे। तो रूस के ये साहित्यकार थे, ठीक है। तो रूस के साहित्यकार थे, कौन थे? भारत जो मैक्सिम गोर्की थे। 5वें नंबर पर हम देखते हैं कि इन्हें कहा गया कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही जो था वो एक जीवनी थी जो इन्हीं के पुत्र अमृत राय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अमृत राय ने। तो अमृत राय ने इन कलम का सिपाही जीवनी लिखी थी, इसीलिए कलम का सिपाही इनका उपनाम हो गया। और इन्हें कहा जाता है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर भी इन्हें कहा जाता है। और कलम का मजदूर नाम से इनकी जीवनी लिखी थी मदन गोपाल ने। मदन गोपाल ने इनकी कलम का मजदूर नाम से जीवनी लिखी थी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कलम का मजदूर भी कहा जाता है। तो इनके उपनाम कौन कौन से हुए? उपन्यास सम्राट जो किसने दिया? शरत चंद्र चटर्जी ने। कथा सम्राट किसने कहा? राजेंद्र यादव ने। हिंदी का चुशूल, चुशूल कौन थे? चीन के लेखक थे। और अज्ञेय ने इन्हें चुशूल की उपाधि दी थी। भारत का मैक्सिमम गोर्की रूस के साहित्यकार थे, तो उनके नाम पर इन्हें मैक्सिम गोर्की कहा गया। कलम का सिपाही जीवनी थी, अमृत राय ने लिखी थी। कलम का मजदूर जो था वो किसने लिखी थी?